दोस्तों, जब पूरा शहर ज़ॉम्बी वायरस से तबाह हो चुका था, तब एक फैमिली इन खतरनाक ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए विलेज की तरफ चले जाते हैं। लेकिन उन्हें यह बात पता नहीं होती कि वहाँ भी उनके लिए एक नया खतरा इंतजार कर रहा होता है। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक फैमिली को। इस फैमिली में फ्रांसिस, आयरिस दोनों मियाँ बीवी होते हैं और उनके साथ उनके दो बेटे जॉशुआ और लूकस होते हैं। वो सभी एक कार में बैठकर एक गांव की तरफ जा रहे होते हैं। उनकी कार पर खून के धब्बे लगे हुए होते हैं, क्योंकि पूरे मुल्क में ज़ॉम्बी वायरस पूरी तरह से फैल चुका होता है और ज़्यादातर लोग ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। पूरे शहर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, इसीलिए फ्रांसिस किसी तरह अपनी फैमिली को बचाकर गांव की तरफ आ जाता है। वो अपने पुराने फार्म हाउस की तरफ पहुंचता है, इस उम्मीद में कि यहाँ पर वो लोग सुरक्षित सेफ रहेंगे। लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो हर तरफ बिखरी हुई चीज़ों को देखकर फ्रांसिस हैरान हो जाता है। फ्रांसिस अपने मॉम एंड डैड को आवाज़ लगाने लगता है। फिर वो अपने डैड के रूम में जाता है और देखता है कि उसके डैड उसी बेड पर मरे हुए पड़े हैं। उनके हाथ में एक गन थी। ये बात देखकर फ्रांसिस समझ जाता है कि उसके डैड भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो गए थे और ज़ॉम्बी बनने से पहले ही उन्होंने खुद को ख़त्म कर लिया था। वो अपने डैड की गन उठा लेता है और उनके हाथ में पहनी हुई घड़ी को भी निकाल लेता है। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलने लगता है, वो देखता है कि उसकी माँ एक खौफनाक शक्ल के साथ दीवार पर सर मार रही होती हैं और बस सॉरी कह रही होती हैं। उनकी बॉडी आधी से ज़्यादा कट चुकी थी, लेकिन वो फिर भी जिंदा थी। अचानक वो फ्रांसिस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती हैं। वो उसे काटने ही वाली होती हैं। फ्रांसिस फौरन अपनी गन निकालता है और गोली मार देता है। बाद में वो अपने मॉम एंड डैड की बॉडी को ज़मीन में दफन कर देता है और समझ जाता है कि अब ये वायरस इस गांव में भी फैल चुका है। अब उसे और ज़्यादा होशियार रहना होगा। इसके बाद फ्रांसिस का बड़ा बेटा जोशुआ उसके पास आता है और कहता है कि उन्हें स्टोर रूम में भी जाकर देखना चाहिए, शायद वहां से कुछ ज़रूरी सामान मिल जाए। फ्रांसिस और जोशुआ स्टोर रूम में जाते हैं और देखते हैं कि फार्म हाउस के केयर टेकर ने खुद को फांसी लगा ली है। कुछ देर तक वो दोनों चुपचाप खड़े रहते हैं। फिर फ्रांसिस जोशुआ को कहता है कि वो केयर टेकर की कमर से चाबियों का गुच्छा निकाले। जोशुआ डरते हुए आगे बढ़ता है और जैसे ही वो चाबियों का गुच्छा निकालने के लिए जोर से खींचता है, केयर टेकर की बॉडी अचानक उसके ऊपर गिर जाती है। इससे वो बुरी तरह से डर जाता है और भागकर बाहर की तरफ आ जाता है। जोशुआ जब बाहर आकर खुद को संभाल रहा होता है, तभी आयरिस उसे इस हालत में देख लेती है और फ्रांसिस से पूछती है कि जोशुआ को क्या हुआ। फ्रांसिस उसे बताता है कि कुछ खास नहीं हुआ, बस एक डेड बॉडी उसके ऊपर गिर गई थी। आयरिस गुस्से में उससे कहती है कि जोशुआ से ऐसे काम मत करवाया करो। लेकिन फ्रांसिस कहता है कि अगर हमें यहाँ जिंदा रहना है तो ये सब सीखना पड़ेगा, वरना हम सब भी मारे जाएंगे और ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसके बाद वो अपने छोटे बेटे लूकस को गन्ने का एक टुकड़ा खाने के लिए देता है। लूकस को खाते हुए देखकर फ्रांसिस बहुत खुश हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि फ्रांसिस अपने बड़े बेटे से ज्यादा छोटे बेटे लूकस का ख्याल रखता है। इसके बाद फ्रांसिस को लेकर बेसमेंट को लेकर जाती है। इस कमरे को देखते ही फ्रांसिस घबरा जाता है और अपने बचपन की यादों में खो जाता है। उसके फादर उसे इसी कमरे में लाकर सजा दिया करते थे। रात होते ही पूरी फैमिली एक साथ खाने के लिए बैठती है। तभी जोशुआ को एक रेडियो मिल जाता है। वो उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये बात उसके डैड यानी फ्रांसिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। फ्रांसिस उसे रोकते हुए कहता है कि पहले खाना खा लो, फिर ये सब करना। तब जोशुआ बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड एलेक्स ने उससे मैसेज किया है। वो अपनी फैमिली के साथ वेस्ट की तरफ जा रही है, जहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ कैंप्स लगाए होते हैं। फ्रांसिस ये सुनते ही कहता है कि वो किसी कैंप में नहीं जाने वाले। उसे लगता है कि वहाँ पर लोगों को जानवरों की तरह ठूस ठूस कर रखा जाएगा और खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। इसीलिए वो सबको साफ कह देता है कि वो यहीं पर रहेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन उसकी ये बात उसकी वाइफ आयरिस को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वो भी यहाँ नहीं रहना चाहती। रात में आयरिस फ्रांसिस से कहती है कि वो जोशुआ से इतनी सख्ती से बात ना किया करे, क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका है। रात को सोते वक्त फ्रांसिस एक खौफनाक सपना देखता है, जिसमें उसके डैड एक डरावनी शक्ल में नजर आते हैं। वो डर के मारे जाग जाता है और घबरा कर आयरिस को कस कर पकड़ लेता है। सुबह जब वो इस बारे में बात करते हैं तो आयरिस साफ कहती है कि उसे यहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फ्रांसिस के बुरे सपने और आयरिस की जिद के चलते वो मजबूरन यहाँ से अपनी फैमिली के साथ पहाड़ी के कैंप की तरफ जाने के लिए फैसला करता है। वो एक वैन में बैठकर सफर स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ते ही वो देखते हैं कि एक पुल पर बहुत सी गाड़ियां रुकी हुई हैं और रास्ता बैरिड से बंद किया हुआ है। ये बात देखकर फ्रांसिस कहता है कि उन्हें वापस फार्म हाउस ही लौट जाना चाहिए, लेकिन आयरिस जिद करती है कि रास्ते का एक हिस्सा खुला हुआ है। वो बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी से नीचे उतरती है और बैरिकेड हटाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो उसे हिला भी नहीं पाती। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी उसके सामने आ जाता है और आयरिस घबरा के भागने लगती है। तभी फ्रांसिस गाड़ी से उतरकर ज़ॉम्बी को वहीं पर गोली मारकर खत्म कर देता है और उसे बचा लेता है। लेकिन गोलियों की आवाज़ सुनकर और भी ज़ॉम्बी वहां पर आ जाते हैं और वो सीधा बच्चों को बैठा हुआ देखकर गाड़ी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। कोई रास्ता ना देखते फ्रांसिस चालाकी से ज़ॉम्बी का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। ज़ॉम्बी तकरीबन उसे पकड़ने ही वाले थे, लेकिन किसी तरह वो खुद को छुड़ाकर
एक ग्रेनेड उनकी तरफ फेंक देता है। तेज धमाके के साथ वो सब ज़ॉम्बी खत्म हो जाते हैं और उनकी फैमिली सेफ होती है। लेकिन इस दरमियान उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अब उनके पास कोई और तो रास्ता ही नहीं होता, इसीलिए वो पैदल ही फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ते हैं। घर लौटने के बाद फ्रांसिस आयरस से साफ कहता है कि अब से सब कुछ उसी के हिसाब से चलेगा। तो दोस्तों, अगर आप अपने इस चैनल फिल्म गली पर नए हैं तो सबसे पहले से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रांसिस अकेले ही अपनी गाड़ी लाने के लिए पुल की तरफ जाता है। जैसे ही वो गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, उसके माइंड में ख्याल आता है कि अगर उनके पास गाड़ी होगी तो उसकी वाइफ दोबारा यहाँ से जाने का सोच सकती है। यही बात सोचकर वो गाड़ी वहीं पर छोड़ देता है और वापस फार्म हाउस आ जाता है। जब आयरिस उसे गाड़ी के बारे में पूछती है तो वो झूठ बोलता है और कहता है कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। रात में वो घर की लाइट और एसी ठीक करता है और फिर बच्चों के साथ खेलने लगता है। वो हंसते गाते झूम रहे होते हैं और दूर खड़ी आयरिस ये सब देख रही होती है। वो सोचने लगती है कि फ्रांसिस इस जगह को अपना घर मान चुका है और यहीं पर रहना चाहता है। थोड़ी देर बाद जोशुआ और लूकस मिलकर पुरानी फोटो एल्बम देखने लगते हैं। एक तस्वीर में वो अपने फादर फ्रांसिस और चाचा डिएगो को देखते हैं। लूकस तब कहता है कि जोशुआ बिल्कुल डिएगो चाचा जैसा दिखता है। ये सुनकर जोशुआ सोच में पड़ जाता है। उसके दिमाग में ये सवाल उठता है कि आखिर उसके माता और पिता के बीच इतनी तकरार क्यों होती है। उसे आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगता है कि उसका असली बाप फ्रांसिस नहीं बल्कि डिएगो था और यही वजह थी कि फ्रांसिस हमेशा लूकस को ज्यादा प्यार करता था। इस बात का ख्याल आते ही जोशुआ के दिल में मजीद शक गहरा हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब फ्रांसिस नींद से जागता है तो वो आयरिस से माफी मांगता है। वो एक्सेप्ट करता है कि वो अब तक जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। ये बात सुनकर आयरिस भी अपने बर्ताव के लिए उसे सॉरी कहती है। फ्रांसिस उसे सॉरी कहने पर माफ कर देता है और कहता है कि आज से हम सब कुछ नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, हम यहीं रहेंगे और बच्चों का भी ध्यान रखेंगे। बातें खत्म करने के बाद फ्रांसिस चिकन एग्स लेने के लिए बाड़े में जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो उसे एक पागल कुत्ता दिखता है जो मुर्गियों को चीर फाड़ कर खा रहा होता है। फ्रांसिस जल्दी से कुत्ते को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो पागल कुत्ता फ्रांसिस की कलाई पर बहुत बुरी तरह से काट लेता है और वो जख्मी हो जाता है। घबरा कर वो घर लौटता है। आयरिस जल्दी से उसकी जख्म पर पट्टी करती है और ड्रेसिंग कर उसे बांध देती है। वो घबरा कर कहती है कि हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये कुत्ते का काटा हुआ जख्म काफी खतरनाक हो सकता है। अगर इन्फेक्शन फैल गया तो तुम्हारी जान 100% जा सकती है। हमें जल्द अज जल्द हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन फ्रांसिस जिद पर अड़ जाता है और कहता है कि मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। अगर सही से ड्रेसिंग की जाए तो ये जख्म खुद ही ठीक हो जाएगा। इधर जोशुआ घर के बाहर सड़क के पास जाकर रेडियो सिग्नल पकड़ने की कोशिश करता है। तभी उसे डेल्टा कैम्प के बारे में कुछ सुनाई देता है। वो फौरन भागकर अपने मॉम एंड डैड को बुलाता है और उन्हें इस कैंप के बारे में बताता है। लेकिन फ्रांसिस उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। वो गुस्से में कहता है कि झूठ बोलना बंद करो। जोशुआ फ्रांसिस का मानना था कि इस दुनिया में अब कोई भी सेफ जगह नहीं बची, या तो सभी लोग मारे जा चुके हैं या फिर ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। रात के खाने के दरमियान पूरी फैमिली डेल्टा कैंप के बारे में बातें कर रहे थे। फ्रांसिस सभी से कहता है कि बाहर की दुनिया पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुकी है। वहां जिंदा रहने का कोई भी मौका नहीं है। हम यहीं पर सेफ हैं और हमें यहीं पर रहना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग जोशुआ अपने फादर के पास आता है और कहता है कि पापा, मैं भी अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं अब बच्चा नहीं रहा, मुझे भी अपने फैसले खुद लेने चाहिए। मुझे मेरी आज़ादी चाहिए। लेकिन फ्रांसिस उसकी बात को नज़रअंदाज कर देता है और फ्रांसिस कहता है कि तुम अभी बच्चे हो, इतने बड़े नहीं हुए कि अपने डिसीजन खुद ले सको। तो अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए कभी कभी किसी को मारना भी पड़ता है। क्या तुम किसी की जान लेने के लिए तैयार हो? तो जोशुआ फौरन जवाब देता है कि अगर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे किसी को मारना भी पड़ा तो मैं बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा। फ्रांसिस उसकी हिम्मत को देखने के लिए उसे घर के बाहर खुले मैदान में ले जाता है। वो एक जगह पर टारगेट सेट करता है और जोशुआ से कहता है, अगर तुम इतने बहादुर हो तो इस पर निशाना लगाकर गोली चलाओ। जोशुआ गन अपने हाथ में उठाता है और ट्राई करता है, लेकिन कई बार निशाना चूक जाता है। ये बात देखकर फ्रांसिस को गुस्सा आता है। वो जोर से चिल्लाकर कहता है कि अगर तुम अपनी फैमिली की हिफाजत नहीं कर सकते तो ये बातें करना भी बंद कर दो। जोशुआ डर जाता है, लेकिन फिर वो एक गहरी सांस लेता है और गुस्से में लगातार फायरिंग करना शुरू कर देता है। घर में मौजूद आयरिस गोलियों की आवाज सुनकर लूकस को साथ लेकर बाहर आ जाती है। वो गुस्से में फ्रांसिस से कहती है कि जोशुआ के साथ इस तरह से बर्ताव मत करो। लेकिन तभी उनकी नज़र सामने खड़े एक ज़ॉम्बी पर पड़ती है। स्टार्टिंग में वो इसे ज़्यादा अहमियत नहीं देते, लेकिन कुछ ही देर में देखते हैं कि सिर्फ एक नहीं बल्कि ज़ॉम्बियों का पूरा झुंड उनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। फ्रांसिस चिल्लाता है और कहता है कि भागो। वो बिना देर किए वहां से भागने लगते हैं। किसी तरह वो अपने घर के अंदर घुस के गेट को बंद कर देते हैं और दरवाजे के सामने भारी सामान रख देते हैं ताकि ज़ॉम्बी इजीली अंदर ना आ सके। फिर वो ऊपर जाकर देखते हैं कि ज़ॉम्बी पूरे घर को पूरी तरह से घेर चुके हैं। कुछ देर बाद ज़ॉम्बी उनकी मौजूदगी को भांप लेते हैं
और दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश शुरू कर देते हैं। फ्रांसिस समझ जाता है कि अब उनका बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी अचानक कोई आदमी अपनी गाड़ी लेकर वहां पर आता है और तेज हॉर्न बजाने लगता है। जॉम्बीज का ध्यान फौरन उस गाड़ी की तरफ चला जाता है। वो आदमी गाड़ी घुमाकर वहां से भाग जाता है और जॉम्बी भी उसके पीछे, उसकी गाड़ी के पीछे लग जाते हैं। लेकिन फ्रांसिस गाड़ी को देखकर समझ जाता है कि ये गाड़ी किसकी है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो एक छोटी नदी किनारे जाता है उससे मिलने के लिए। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई डिएगो था। यही डिएगो था जिसने पिछली रात इनकी जान बचाई थी। डिएगो बताता है कि वो अपने मॉम एंड डैड से मिलने के लिए आया था। तब फ्रांसिस उसे बताता है कि उनके मॉम एंड डैड अब जिंदा नहीं रहे। डिएगो फ्रांसिस को मदद की पेशकश करता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद के लिए रुक सकता हूँ। लेकिन ये बात सुनते ही फ्रांसिस भड़क जाता है। वो डिएगो को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि शादी के बाद डिएगो ने फ्रांसिस की वाइफ यानी आयरिस के साथ नाजायज रिश्ता बना लिया था और जोशुआ डिएगो का बेटा था। गुस्से में फ्रांसिस उसे फौरन वहां से जाने के लिए कहता है। डिएगो जाने से पहले फ्रांसिस को एक मैप देता है और कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो वेस्ट माउंटेन की तरफ चले जाओ। वहां पर एक कैंप बना है। शहर के जितने भी ज़ॉम्बी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन फ्रांसिस उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। गुस्से में आकर वो मैप को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो रुक जाता है। वो नक्शा अपने पास ही रख लेता है। इसके बाद फ्रांसिस अपने घर लौटकर अपने भाई डिएगो की जैकेट आयरिस को दिखाता है और कहता है कि वो अब जिंदा नहीं है। आयरिस मायूस हो जाती है और बिना कुछ कहे कमरे में चली जाती है। इधर फ्रांसिस को एहसास होता है कि ज़ॉम्बी कभी भी यहाँ पहुंच सकते हैं, इसीलिए वो दरवाज़ों और खिड़कियों को और ज़्यादा मजबूत करने लग जाता है। इसी बीच लूकस खेलते खेलते बेसमेंट में पहुंच जाता है। वहां खिड़की से जब वो बाहर देखता है तो वो डर के मारे जोर से चीख पड़ता है। आयरिस फौरन वहां पहुंच जाती है और देखती है कि एक बूढ़ा ज़ॉम्बी बाहर खिड़की की तरफ से उन्हें देख रहा था। वो लूकस को समझाने लगती है कि ये ज़ॉम्बी कमज़ोर है और ज़्यादा खतरा नहीं है। फ्रांसिस ये छुप कर देख रहा होता है। वो चुपचाप उस ज़ॉम्बी का पीछा करता है और उसे मारकर उसका सर काट देता है। घर लौटने के बाद वो सबको एक जगह जमा करता है और कहता है कि बाहर अब भी बहुत से खतरनाक ज़ॉम्बी मौजूद हैं और हमें फार्म हाउस के अंदर ही रहना होगा, क्योंकि यहीं पर हम सबसे ज़्यादा सेफ हैं। आयरिस को समझ आता है कि फ्रांसिस उससे झूठ बोल रहा है। बाद में जब फ्रांसिस नहाने के लिए जाता है तो जोशुआ उसके कमरे में जाकर वो नक्शा देख लेता है जो डिएगो ने उसे दिया होता है। थोड़ी देर बाद फ्रांसिस जब बाहर आता है तो वो जोशुआ को वहां से जाने के लिए कहता है। रात होते ही फ्रांसिस क्रिसमस सेलिब्रेट करने की तैयारी करता है। सब उसे रोकते हैं कि अभी तो सितंबर है, इस महीने में कैसे क्रिसमस हो सकता है। तो फ्रांसिस कहता है कि उनके लिए आज ही क्रिसमस है। ये देखकर साफ पता चलता है कि फ्रांसिस का दिमागी तवाजुन आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रहा है। रात के खाने के दौरान जोशुआ अपनी माँ को उस नक्शे के बारे में बताता है। आयरिस फौरन फ्रांसिस से पूछती है कि उसने नक्शा कहाँ रखा है। ये बात सुनते ही फ्रांसिस गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उसके पास ऐसा कोई नक्शा मौजूद नहीं। फ्रांसिस आगे कहता है कि वो जानता है कि आयरिस बाहर जाने के लिए बेताब है ताकि वो अपने प्रेमी के पास जा सके। फिर वो उसे कहता है कि उनकी माँ किसी और के साथ भाग जाना चाहती थी, लेकिन चारों तरफ वायरस फैला हुआ है और इस वजह से वो ऐसा नहीं कर पाई। ये बात सुनकर बच्चे रोने लग जाते हैं और अपनी माँ से पूछने लगते हैं कि क्या ये बात सही है। आयरिस बच्चों को जवाब देती है कि उनके फादर जो कुछ भी कह रहे हैं वो सच है। इसके बाद फ्रांसिस सबको होशियार करता है कि कोई भी इस घर से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करना, और वो गुस्से में वो मैप उठाकर आग में फेंक देता है और उसे जला देता है। ये बात देखकर आयरिस का गुस्सा फूट पड़ता है और वो फ्रांसिस को एक जोरदार थप्पड़ मारकर वहां से अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन फ्रांसिस अपने खेत में गन्ना लेने के लिए जाता है, क्योंकि अब वो सिर्फ यही खाकर दिन गुजार रहे होते हैं। उधर आयरिस बच्चों के पास जाती है और उनसे बात करना शुरू करती है। यहाँ से ये बात साफ समझ में आती है कि बच्चे अपनी माँ के साथ सेफ फील करते हैं, क्योंकि उनका फादर फ्रांसिस आहिस्ता आहिस्ता दिमागी तवाज़ुन खो रहा है और सबके साथ अजीब सा बर्ताव कर रहा है। शाम को जब फ्रांसिस घर लौटता है तो वो अपने साथ एक बड़ा बोट लेकर आता है और उसे घर के दरवाजे के सामने लगा देता है। इसके बाद वो सभी को एक जगह जमा करता है और कहता है कि अब से कोई भी घर के बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उसने कुछ ज़ॉम्बी घर के बाहर घूमते हुए देखे हैं। वो बताता है कि वो ज़ॉम्बी बेहद खतरनाक हैं और अगर किसी ने भी बाहर जाने की कोशिश की तो वो हम पर हमला कर देंगे। ये सुनकर जोशुआ कहता है कि उसके पिता ये सब इसीलिए बता रहे हैं ताकि कोई बाहर ना जाए, लेकिन बाहर जाने से कोई खतरा नहीं। जोशुआ की ये बात सुनकर फ्रांसिस को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में जोशुआ को जोरदार थप्पड़ मार देता है और यहाँ तक कि उसे नाजायज औलाद कहकर गालियां देने लगता है। तभी अचानक उनके दरवाजे पर किसी की दस्तक देने की आवाज आती है। दरवाजे के दूसरी तरफ एक फौजी उनकी मदद की आवाज लगा रहा था। वो चाहता था कि उसे उनके साथ घर में रहने की इजाजत दी जाए। फ्रांसिस उसे अंदर लेने को तैयार ही नहीं था और गुस्से में उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है।
लेकिन तभी जोशुआ आगे बढ़ता है और दरवाज़ा खोल देता है, जिससे वो ऑफिसर घर के अंदर आ जाता है। आयरिस भागकर उसके पास जाती है और देखती है कि उसके जिस्म पर काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई है। आयरिस उससे पूछती है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। तो वो फौजी बताता है कि वो डेल्टा कैंप में काम करता था। उसके कैंप में खाना ख़त्म हो गया था, इसीलिए वो और उसके कुछ साथी शहर में खाना लेने के लिए गए थे। लेकिन जब वो खाना लेकर वापस लौट रहे थे, तभी बहुत से ज़ॉम्बीज़ ने उनके ऊपर हमला कर दिया। इस हमले में उसके सभी साथी मारे गए, लेकिन वो किसी तरह बचकर भाग निकला। तो वो फौजी आगे बताता है कि वहां पर एक आदमी था जिसने अपनी जान को खतरे में डालकर उसे बचाया। मरने से पहले उस आदमी ने उसे इस घर का पता दिया था और यहाँ आने को कहा था। ये सुनकर सभी समझ जाते हैं कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि फ्रांसिस का बड़ा भाई डिएगो था। आयरिस तब उससे पूछती है कि क्या वो अब भी जिंदा है। तो वो सोल्जर उन्हें बताता है कि ज़ॉम्बी उसे चारों तरफ से घेर चुके थे और अब तक वो शायद जिंदा ना हो। इसके बाद आयरिस उसके जख्मों पर मरहम पट्टी करती है और फ्रांसिस से कहती है कि उसे कम से कम आज रात यहीं रुकने दिया जाए। फ्रांसिस उसकी बात मान लेता है, लेकिन ये शर्त रखता है कि वो सिर्फ और सिर्फ बेसमेंट में ही रहेगा, ताकि फैमिली पूरी तरह। रात में जब सब सो रहे होते हैं तो जोशुआ अपनी माँ के पास आता है और उसे टेंशन ना लेने के लिए कहता है। वो आगे कहता है कि किसी भी तरह वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि फ्रांसिस उसका असली बाप नहीं है और शायद इसी वजह से वो उसके साथ बुरा बर्ताव करता है। लेकिन जोशुआ दिल से फ्रांसिस को ही अपना बाप मानता था और वो ये भी बताता है कि आज रात वो बाहर जाकर हालात का जायजा लेना चाहता है, ताकि सही वक्त पर वो यहाँ से निकल सकें। आयरस उसे परमिशन दे देती है और फिर जोशुआ बाहर निकल जाता है। अगली सुबह जब सभी नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी फ्रांसिस वहाँ आता है और वो देखता है कि जोशुआ वहाँ मौजूद नहीं है। तो वो आयरस से पूछता है कि वो कहाँ गया, लेकिन आयरस उसे कोई जवाब नहीं देती। तभी फ्रांसिस की नज़र दरवाजे पर पड़ती है, जो कि खुला होता है। वो फौरन समझ जाता है कि जोशुआ घर से भाग गया है। ये बात देखकर उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो हाथ में हथौड़ा उठाकर उस सोल्जर के सर पर मार देता है, जिससे वो सोल्जर वहीं मौके पर मर जाता है। ये बात देखकर आयरस और लूकस डर से कांप जाते हैं। फिर फ्रांसिस गुस्से में आयरस के पास जाता है और उसे जोर से धक्का देता है, जिससे वो भी बेहोश हो जाती है। जब आयरस को होश आता है तो वो खुद को और लूकस को बेसमेंट में बंद पाती है। दूसरी तरफ फ्रांसिस घर के बाहर उस कुत्ते को देखता है जिसने पहले उसे काटा था। इस बार वो उसे देखकर अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाता और बाहर जाकर बेरहमी से उस कुत्ते को भी खत्म कर देता है। लेकिन उसका पागलपन यहीं पर खत्म नहीं होता। उसकी दिमागी तवाज़ुन इतना ज़्यादा बिगड़ चुका होता है कि वो कुत्ते का गोश्त पकाकर आयरस और लूकस के पास लेकर आता है और कहता है कि खाओ, और मजबूर करता है उन्हें खाने के लिए। लेकिन आयरस को ये बात पर शक होता है, इसलिए वो खाने से इनकार कर देती है। ये बात देखकर फ्रांसिस गुस्से में आ जाता है और खाना जमीन पर फेंक देता है। प्लेट के साथ उसमें रखी एक छुरी भी जमीन पर गिर जाती है। आयरिस किसी तरह अपने पैरों से उस छुरी को छुपा देती है। इसके बाद आयरिस फ्रांसिस के पास जाती है और उससे खामोश रहने के लिए कहती है। वो कहती है कि उसकी जिंदगी में सिर्फ फ्रांसिस ही सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। लेकिन तभी फ्रांसिस की नजर आयरिस के पैरों के नीचे छुरी पर पड़ती है। वो फौरन छुरी उठा लेता है और आयरिस को दोबारा बेसमेंट में बंद कर देता है। आयरिस वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। जब वो बेहोशी से होश में आती है तो उसका छोटा बेटा लूकस उससे पूछता है कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। तो वो उसे प्लान बताती है और बताती है कि अब उसे कैसे एक्टिंग करनी है। तो लूकस उसकी बात मानकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लूकस की आवाज़ सुन के आयरिस फौरन वहां पर आता है। जैसे ही वो पास आता है, आयरिस मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला कर देती है और किसी तरह फ्रांसिस को बेहोश कर देती है और लूकस के साथ मिलकर उसे बेसमेंट में बंद कर देती है। बेसमेंट में बंद होने के बाद फ्रांसिस को अपने बचपन की भयानक यादें आने लगती हैं। दूसरी तरफ आयरिस जरूरी सामान लेकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो दरवाजे पर डिएगो को देखती है, जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है। आयरिस तेजी से लूकस को पकड़कर घर के अंदर वापस भागती है और दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक डिएगो अंदर आ जाता है। वो लूकस पर हमला कर देता है। अपने बेटे को बचाने के लिए आयरिस ज़ॉम्बी को रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो उस पर भी हमला। बीच बेसमेंट में बंद फ्रांसिस उनकी चीखें सुन लेता है। वो पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को तोड़ देता है और ऊपर की तरफ आ जाता है। फिर वो फौरन डिएगो पर हमला करता है और छुरी से उसे मार देता है। इसके बाद फ्रांसिस आयरिस के पास जाता है और गुस्से में उससे पूछता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन तभी लूकस उनके सामने आ जाता है। वो देखते हैं कि ज़ॉम्बी ने लूकस को काट लिया है। ये बात देखकर आयरिस और फ्रांसिस पूरी तरह से घबरा जाते हैं। फ्रांसिस ये सब देखकर सदमे में आ जाता है और फौरन खामोशी से कोने में बैठ जाता है और उसका सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। वो आयरिस से हाथ जोड़कर विनती करता है कि किसी भी हालत में उनके बेटे को बचा लिया जाए। आयरिस के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा होता, इसीलिए वो हिम्मत जमा करके लूकस का इन्फेक्टेड हाथ ही काट देती है। फिर वो फौरन उसकी चोट पर पट्टी बांध देती है।
अपने बेटे की ये हालत देखकर फ्रांसिस अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। आयरिस घबराते हुए फ्रांसिस से कहती है कि उसे फौरन एक गाड़ी लेकर आनी होगी ताकि वो लूकस को डॉक्टर के पास ले जा सकें। इसकी बात सुनकर फ्रांसिस गाड़ी लेने के लिए फौरन बाहर निकलता है। वो उस पुल पर पहुंचता है जहां पर उनकी गाड़ी खड़ी थी। जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंचता है तो अचानक जोशुआ वहां आ जाता है। जोशुआ फ्रांसिस को खून से सना हुआ देखकर घबरा जाता है। उसके दिमाग में यह ख्याल आता है कि शायद फ्रांसिस ने उसकी माँ को मार दिया है। गुस्से से बिना कुछ सोचे समझे वो फ्रांसिस पर गोली चला देता है। लेकिन जब वो उसके पास जाता है तो वो उसे सच्चाई का बताता है। उसकी माँ सेफ है, लेकिन लूकस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। फ्रांसिस जल्दी से जोशुआ से कहता है कि वो गाड़ी लेकर फ़ौरन घर जाए ताकि लूकस को बचाया जा सके। फ्रांसिस अपने गुस्से और सख्त रवैये के बावजूद अपने बेटों से बेहद प्यार करता था। इसके बाद जोशुआ कार लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ आयरिस बेसब्री से गाड़ी के आने का इंतजार कर रही होती है। तभी बाहर से एक गाड़ी की आवाज़ आती है और इसी मूव पर इस फिल्म को ख़त्म कर दिया जाता है।